वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, हमारी दो चीजें चल रही थी, एक तो लेफ्ट फ्रेम चल रहा था और एक सीएम फ्रेम चल रहा था। तो C1 जो सीएम फ्रेम था उसके अंतर्गत P1 डैश P2 डैश और P1 डैश वेक्टर प्लस P2 डैश वेक्टर इनकी कैलकुलेशन करनी थी। ये तो जीरो था, P1 डैश और P2 डैश की गणना करनी थी। इसी तरह से हमें E1 डैश E2 डैश और E1 डैश प्लस E2 डैश इस टोटल की हमें कैलकुलेशन करनी थी। ये चीजें हमें निकालनी थी, ये दोनों फिर उनका योग, ये दोनों उठ जाए और फिर उनका योग, ये चीजें हमें निकालनी थी। यहाँ पर E1 डैश प्लस E2 डैश हमारा कितने के बराबर था? E1 डैश प्लस E2 डैश हमारा E डैश के बराबर था और E डैश हमारा कितना आ रहा था? E डैश इक्वल टू आ रहा था हमारा m1 स्क्वायर c4 प्लस m2 स्क्वायर c4 प्लस 2 E1 m2 c स्क्वायर। हमने ये चीज निकाल ली थी, ठीक है। फर्स्ट जो केस किया था कुल ऊर्जा की गणना सीएम निर्देश तंत्र में, वो हमने कैलकुलेट कर ली थी। इसके बाद हम गणना करेंगे P1 डैश व P2 डैश की। तो सीएम निर्देश तंत्र में P1 डैश व P2 डैश की गणना, हेडिंग डालिए इसमें, P1 डैश व P2 डैश की गणना, हेडिंग डाल दो। और इसमें देखो, इधर समझो पहले कि उसमें क्या था। लेफ्ट फ्रेम में ये वाला पार्टिकल था M1, वो गति कर रहा था। M2 वाला स्थिरावस्था में था, लेकिन जो CM फ्रेम था वो VCM वेग से गति कर रहा था। इसलिए जो स्थिरावस्था वाला पार्टिकल था वो इसमें इस दिशा में गतिशील होता हुआ प्रतीत हो रहा था। M1 इस दिशा में गतिशील होगा और M2 इस दिशा में गतिशील होता हुआ प्रतीत हो रहा था। कितना संवेग था इनका? P1 डैश और इसका था P2 डैश। यहाँ पर P1 और यहाँ पर कितना था? P2, और P2 कितना हो गया था? 0। P1 की वैल्यू कुछ ना कुछ थी यहाँ पर, ठीक है। ये वाली स्थिति थी। तो यहाँ पर हम यदि M2 कण की बात करें, किसके अंतर्गत? CM फ्रेम में। किसमें बात करें? CM फ्रेम में M2 वाले पार्टिकल की अगर हम बात करें तो M2 वाला जो पार्टिकल है उसका जो संवेग होगा P2 डैश, कौन सा? P2 डैश वेक्टर, वो कितना हो जाएगा यहाँ पर? P2 डैश वेक्टर द्रव्यमान इंटू वेग। अब उसका वेग कितना होगा? इसमें तो वो स्थिरावस्था में गतिशील था, लेकिन ये VCM वेग से गतिशील है, तो ये माइनस VCM वेग से गतिशील होता हुआ हमें प्रतीत होगा। तो द्रव्यमान इंटू उसका वेग, वेग कितना है? माइनस के VCM, और इसका द्रव्यमान कितना है? M2 तो स्थिरावस्था में उसका द्रव्यमान है। M2 कौन सा द्रव्यमान है? उसका विराम द्रव्यमान है। लेकिन गतिशील अवस्था में जब भी होगा M2 पार्टिकल, कौन सी गति का अध्ययन कर रहे हैं हम यहाँ पर? आपेक्षिकीय गति की। हमारी यूनिट का ही नाम है क्या? आपेक्षिकीय गति की, यानी कि उन गतियों का अध्ययन कर रहे हैं जिनके लिए कण का वेग v टेंड्स टू c होगा, उनके लिए हम बात कर रहे हैं। तो v टेंड्स टू c वाली गतियों के लिए जो द्रव्यमान है उसका, वो लगातार कैसा होता है? चेंजेबल होता है, क्योंकि M2 कण का, या इस तरह से लिखें, क्योंकि CM फ्रेम में द्वितीय कण का द्रव्यमान, दूसरा जो कण है उसका जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? M2 बटे रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो v कितना है उसका? VCM स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं M2, और ये वाली वैल्यू को हमने लिख दिया गामा CM, लिख सकते हो या गामा, इससे रिप्रेजेंट कर दिया। तो P2 डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये तो द्रव्यमान हुआ M2 गामा, और ये उसका वेग हो गया, तो कितना हो जाएगा? माइनस के M2 गामा VCM। ये तो क्या हो गया? द्वितीय कण का संवेग। अब चूंकि दोनों कणों के संवेग हैं, चूंकि P1 डैश वेक्टर प्लस P2 डैश वेक्टर इक्वल टू कितना है? 0। इससे हम P1 डैश वेक्टर निकाल सकते हैं। P1 डैश वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस की P2 डैश वेक्टर, और माइनस की P2 डैश वेक्टर कितने के बराबर हो जाएगा? इसकी वैल्यू रख देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा M2 गामा VCM। तो यहां पर P2 डैश आ गया इतना, और P1 डैश आ गया, काम यही हो गया। लेकिन हमें इनको P1 डैश और P2 डैश, इनको हमें E डैश की टर्म में निकालना है। किसकी टर्म में निकालना है? हमें E डैश की टर्म में। अभी किसकी टर्म में है? ये V की टर्म में है, क्योंकि गामा भी किसकी टर्म में है? जहां गामा क्या होता है? 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस VCM का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो यहाँ पर दोनों ही
P1 डैश और P2 डैश किसकी टर्म में है, VCM की टर्म में। इसके लिए हमें काम करना होगा, यहाँ से VCM है उसको चेंज करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम VCM की गणना करेंगे। फर्स्ट इसमें VCM की गणना, तो पहले लिखें, इसमें लिखें, हेडिंग डाल दो, CM निर्देश तंत्र में P1 डैश वेक्टर व P2 डैश वेक्टर की गणना। द्वितीय पॉइंट चल रहा है ये। P1 डैश वेक्टर व P2 डैश वेक्टर की गणना लिखना। लेफ्ट फ्रेम में M2 कण विराम अवस्था में है। लेफ्ट फ्रेम में कौन से में बात कर रहे हैं, लैब वाले में, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में। लेफ्ट फ्रेम में M2 कण विराम अवस्था में है तथा द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र का वेग VCM है, VCM है। इसलिए सीएम तंत्र में M2 कण माइनस VCM वेग से गतिशील होगा। इसलिए सीएम तंत्र में M2 कण माइनस VCM वेग से गतिशील होगा। अतः M2 कण का गतिशील अवस्था में द्रव्यमान इक्वल टू M2 अपॉन रूट ऑफ गामा 1 माइनस के VCM स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर इक्वल टू M2 गामा, जहां गामा हमने इस चीज को माना है, इसको लिख दो यहां तक। इसको लिख दिया। अतः P2 डैश वेक्टर इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग। तो द्रव्यमान तो उसका गतिशील अवस्था में ये होगा, इंटू वेग VCM ये हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में लिख दिया इनको, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर, इसको डाल देना 1। और चूंकि P1 डैश वेक्टर प्लस P2 डैश वेक्टर इक्वल टू कुल जो संवेग था वो शून्य होगा, क्योंकि शून्य संवेग निर्देश तंत्र हम बोल रहे हैं उसको। शून्य संवेग निर्देश तंत्र। तो P1 डैश वेक्टर इक्वल टू माइनस के P2 डैश वेक्टर, जिससे कि M2 गामा VCM किसका आ जाएगा, समीकरण नंबर 2, पहले वाले जो कण है उसका संवेग। हमें P1 डैश और P2 डैश ही निकालना था, तो मेन इक्वेशन तो हमारी ये बन गई कि P2 डैश वेक्टर इक्वल टू ये और P1 डैश वेक्टर इक्वल टू ये। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट हेडिंग डाल देना VCM की गणना। फर्स्ट हेडिंग इसको डाल दो और ध्यान से देखना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो देखो, VCM की गणना हमें करनी है, तो उसके लिए हम Px डैश उसको हम कैसे लिख सकते हैं, Px की टर्म में, जो मैंने एक मैट्रिक्स बताई थी, जिससे कि हम Px डैश Py डैश Pz डैश आयोटा E डैश अपॉन C इक्वल टू, यहां पर मैट्रिक्स थी कौन सी वाली, गामा 1 1 गामा आयोटा गामा बीटा और माइनस के आयोटा गामा बीटा, और सभी एलिमेंट्स कितने थे, 0 थे। इस तरह से थी ये, और यहां पर था Px Py Pz आयोटा E बाई C। इससे हम Px को, मतलब एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में हम किसी भी क्वांटिटी का क्या कर सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं। लॉरेंस रूपांतरण से निकाली थी ये मैट्रिक्स हमने। तो यहां से Px डैश इक्वल टू कितना आएगा, गामा Px प्लस में कितना, आयोटा गामा बीटा, और कितने से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा E बाई C से। ठीक है, हमें VCM की गणना करनी है, चूंकि
बीटा इक्वल टू कितना होता है v अपॉन सी। तो बीटा वेग उसका v ना मानकर हम कितना ले रहे हैं vcm ले रहे हैं यहां पर। तो px डैश इक्वल टू गामा px प्लस आयोटा आयोटा माइनस में लिख दिया गामा गामा vcm अपॉन में c स्क्वायर और e, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब हमें vcm की गणना करनी है। तो vcm के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए प्रथम वाले कण के लिए हम बात करते हैं m1 कण के लिए, m1 कण के लिए लिखते हैं इसको। कौन से वाले कण के लिए, m1 कण के लिए, क्योंकि इसे हम e डैश की टर्म में निकालना है। तो देखो इधर p1 वेक्टर, पहले कण का वेग कितना है m1 कण के लिए, उसका संवेग कितना है p1 डैश वेक्टर इक्वल टू गामा, ये p1 हो जाएगा माइनस के गामा vcm अपॉन में c स्क्वायर, और उसकी एनर्जी डैश वाली नहीं है नॉर्मल है, तो इसलिए कितनी आ जाएगी ये E1, कितनी हो जाएगी ये E1। तो यहां से हमें वैल्यू यहां पर रखनी है। ठीक है, यहां तक लिखें पहले इसको पूरा VCM की गणना हेडिंग डालकर लिखें। चतुर्विम आकाश में लॉरेंज रूपांतरण समीकरण से चतुर्विम आकाश में लॉरेंज रूपांतरण समीकरण से इसको यहां तक लिख दो, और उसको लिखना चाहो इसको बना लेना पहले मैट्रिक्स को, उससे हमने px डैश लिखा है, इसको बनाने के बाद लिख लेना उसको। p1 डैश वेक्टर कितने के बराबर आ रहा था हमारा, m2 गामा vcm, m2 गामा vcm वेक्टर इक्वल टू गामा p1, और यहां पर vcm को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर में लिख सकते हैं हम माइनस के गामा vcm वेक्टर अपॉन c स्क्वायर E1, इस तरह से हो जाएगा। अब यहां से vcm और vcm इनमें से कॉमन आ जाएगा, vcm ठीक है इंटू गामा भी कॉमन ले लिया, गामा इंटू vcm, तो m2 यहां से बचेगा प्लस में गामा इंटू vcm यहां से कॉमन ले लिया, तो E1 अपॉन में c स्क्वायर इक्वल टू गामा p1 वेक्टर, इतना हो जाएगा, गामा से गामा कैंसिल आउट हो जाएगा, जिससे कि हमारे पास VCM इक्वल टू आ जाएगा P1 वेक्टर अपॉन में कितना M2 प्लस E1 C स्क्वायर, E1 बाई C स्क्वायर। इक्वेशन नंबर जो भी चल रही है उसको डाल देना, इक्वेशन नंबर 3 यहां तक लिख दो इसको। आने को तो संवेग वहीं पर आ गए थे P1 डैश और P2 डैश, लेकिन हमें उनको E डैश की टर्म में लिखना था, इसलिए इसमें आगे कैलकुलेशन कर रहे हैं पूरी। समीकरण नंबर 3 तक पूरा उतारो। और इसको और थोड़ा कैलकुलेट कर लो। VCM इक्वल टू कितना हो जाएगा, VCM वेक्टर इक्वल टू यहां से c स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा m2 c स्क्वायर प्लस E1, ठीक है, और c स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा तो P1 वेक्टर c स्क्वायर, VCM की वैल्यू ये आ जाएगी, इसको डाल देना इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। एक बार ये टॉपिक पूरा हो जाए, एक बार उसको पूरे को रिवाइज करोगे तब समझ में आएगा कि सीएम फ्रेम की हम आवश्यकता क्यों पड़ रही थी। सीएम फ्रेम की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ रही थी कि लेफ्ट फ्रेम में कैलकुलेशन करना कठिन था। लेफ्ट फ्रेम से हमने उसको पहले ट्रांसलेट किया सीएम फ्रेम में, और सीएम फ्रेम में फिर हम हर चीज का, उसका चाहे संवेग हो, उसकी एनर्जी हो, उनको कैलकुलेट करना क्या था, इजी है। इसलिए हम उसको पूरा का पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं किसमें, इसमें। और इसके बाद सेकंड हेडिंग डाल दो इसी में, पहली थी वीसीएम की गणना, दूसरी है उसमें गामा की गणना। इन दोनों चीजों की गणना करके उसमें वैल्यू समीकरण 1 और 2 में हमें रखनी है। तो यहां तक लिख लिया था, इससे आगे देखें इसमें, क्योंकि गामा इक्वल टू कितना होता है 1/√1 माइनस के वीसीएम का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये होता है। तो 1/√1 माइनस 1/c स्क्वायर वीसीएम का स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू रख देंगे P1 वेक्टर c स्क्वायर
अपॉन m2 c स्क्वायर प्लस E1 का होल स्क्वायर, इस तरह से रख दिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है बस। 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस p1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। c की पावर 4 आएगी, इससे 2 कट जाएगी तो c स्क्वायर ही बचेगा, और नीचे आएगा m2 इंटू सी स्क्वायर प्लस E1 का होल स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं इसको यदि मैं एलसीएम लेता हूं इसमें, ठीक है, एलसीएम लेकर ऊपर जाएगा तो एक पावर बचेगी m2 c स्क्वायर प्लस E1, ठीक है, और नीचे कॉमन लिया, सॉरी एलसीएम लिया m2 c स्क्वायर प्लस E1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के P1 का स्क्वायर c स्क्वायर, और ये किसमें चलेगा, रूट में। नीचे का जो आएगा रूट में वो ऊपर हो गया, रूट से उसकी स्क्वायर है वो कैंसिल आउट हो गया। लिखें यहां तक, गामा की गणना। इसको आगे और सॉल्व करना है। m2 c स्क्वायर प्लस E1 m2 c स्क्वायर प्लस E1 अपॉन में रूट ऑफ, इसको खोलेंगे तो m2 का स्क्वायर c की पावर 4 प्लस E1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 2E1 m2 c स्क्वायर ये हो जाएगा, और माइनस के P1 का स्क्वायर c की पावर स्क्वायर, ये आ जाएगा यहां तक। तो गामा इक्वल टू m2 c स्क्वायर प्लस E1 अपॉन में रूट ऑफ, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं E1 का स्क्वायर माइनस के P1 का स्क्वायर c स्क्वायर प्लस में m2 का स्क्वायर c की पावर में 4 ये हो जाएगा, और प्लस में 2E1 m2 c स्क्वायर ये हो जाएगा। तो गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, m2 c स्क्वायर प्लस E1 अपॉन में रूट ऑफ, इस पूरी क्वांटिटी को हम कितना लिख सकते हैं, E1 माइनस के ऊर्जा संवेग समीकरण से इसको हम कितना लिख सकते हैं, m1 का स्क्वायर c की पावर 4 प्लस m2 का स्क्वायर c की पावर 4 प्लस 2E1 m2 c स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं इसको। तो यहां से कितना हो जाएगा, m2 c स्क्वायर प्लस E1 m2 c स्क्वायर प्लस E1, और ये पूरी क्वांटिटी कितनी हो गई, रूट ऑफ नहीं, सीधा ही ई डैश के बराबर हो गई। किसके रूप में हो गई वो, ई डैश के बराबर। तो गामा इक्वल टू m2 c स्क्वायर प्लस E1 अपॉन में कितना आ जाएगा, ये ई डैश। इक्वेशन नंबर इसको डाल देना 4, यहां तक कंप्लीट करो इसको। तो VCM आ गया हमारे पास, और ये आ गया, दोनों आगे गामा और VCM। समीकरण 1 और समीकरण 1 में वैल्यू पुट करते हैं पहले। समीकरण 1 में, समीकरण 1 कौन सा था, P2 डैश वेक्टर, P2 डैश वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 कितना था हमारे पास, m2 गामा VCM, ठीक है। तो m2 है, गामा की वैल्यू हमारे पास ये आई m2 c स्क्वायर प्लस E1, ठीक है, अपॉन में ई डैश। मतलब जब तक नहीं रुकना है, जब तक उसको ई डैश की टर्म में हम नहीं लिया है। VCM है, उसको भी हम इसके टर्म में लिया है, और गामा है उसको ई डैश के टर्म में, तो कुछ कैंसिल आउट होकर वो ई डैश की टर्म में ही बचेगा। और VCM की वैल्यू कितनी है हमारे पास, P1 वेक्टर c स्क्वायर अपॉन में कितना, m2 c स्क्वायर प्लस E1, इतना है E1, ठीक है, इतना है। तो इससे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर कितना बचेगा, m2 P1 वेक्टर c स्क्वायर अपॉन में ई डैश, इतना ही बचेगा, P2 डैश वेक्टर। और ये माइनस में चल रहा था, ये ध्यान रखना, माइनस में था ये पूरा। और P1 डैश वेक्टर निकाले तो P1 डैश वेक्टर वो कितना आ रहा था, ये चीज प्लस में ऊपर आ जाएगी, कितनी,
m2 p1 c स्क्वायर अपॉन में e डैश, क्योंकि p1 डैश प्लस p2 डैश कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। समीकरण 2 में हमने वैल्यू पुट कर दी है, तब p1 डैश वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, इतना। तो मेनली जो समीकरण हमारी आई थी वो यही आ गई थी, p1 डैश वेक्टर और p2 डैश वेक्टर जो निकाले थे वही आ गई थी, लेकिन हमें उसको e डैश के टर्म में लिखना था, तो इतना काम हमें करना पड़ा कि बीसीएम को निकाला और गामा को निकाला, और दोनों की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट की है, ठीक है। यहाँ पर गामा की और ये बीसीएम की, यहाँ पर पुट करते हुए उन वैल्यूज को निकाला है हमने। तो देखो समीकरणों को इसको याद कैसे रख सकते हैं आप, कि p2 डैश वेक्टर है वो कितने के बराबर होगा, माइनस के p2 के बराबर तो होगा, p2 डैश वेक्टर है माइनस के p2 के बराबर होगा, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा m2 c स्क्वायर अपॉन e डैश। इस तरह से हम याद रख सकते हैं इसको। और दूसरी है जस्ट इसका पॉजिटिव होगा वो आ जाएगा, ठीक है। p2 डैश वेक्टर इक्वल टू p1 की फॉर्म में, सॉरी p1 के रूप में याद रखना है उसको, कि p1, दोबारा देख लो एक बार, p1 से याद रखना, p1 डैश वेक्टर इक्वल टू p1 वेक्टर इस तरह से, और ब्रैकेट में आ जाएगा m2 c स्क्वायर अपॉन e डैश। p1 से याद रखना, p2 में भी कितना आएगा, p1 आएगा, क्योंकि माइनस होकर ही आएगा वो। समीकरण इनको डाल देना, 3 और 4 हो गए, इनको 5 और 6, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो कौन कौन सी कंप्लीट हो गई आपकी, ये तो टोटल एनर्जी निकाल दी यानी E डैश, वो कंप्लीट हो गया, P1 डैश और P2 डैश निकाल दिया, और दोनों का योग है वो 0 के बराबर होता है, ये भी निकाल दिया। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालना, CM निर्देश तंत्र में, CM निर्देश तंत्र में E1 डैश व E2 डैश ऊर्जाओं की गणना, C1 डैश व C2 डैश ऊर्जाओं की गणना, इस तरह से हेडिंग डालो। CM निर्देश तंत्र में, CM निर्देश तंत्र में E1 डैश व E2 डैश ऊर्जाओं की गणना, और इसे देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।